हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है और आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन की। और मौर्यकालीन प्रशासन को हम लोग कैसे देखेंगे? अगेन एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की। बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको कॉलेज के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाती है। यानी कि जिस दिन आपका कॉलेज खत्म होगा उसी दिन आपका आईएएस और आरएएस का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि एक तीर से कई निशाने, यानी कि आप कॉलेज तो कंप्लीट हो रहा है, प्लस आईएएस आरएएस की तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब चैनल। ओके, तो चलिए बच्चों, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे अपने सेशन के बारे में। जो हमारा सेशन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मौर्यकालीन प्रशासन। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में विवरण है कि प्रत्येक प्रांत की अपनी एक परिषद थी? यानी कि प्रश्न है, जो मौर्यकालीन प्रशासन था, मौर्यकालीन प्रशासन में केंद्र में यानी कि सेंटर की एक काउंसिल हुआ करती थी। काउंसिल मीन्स परिषद हुआ करती, यानी कि हर राजा की, हर मौर्य शासक की एक परिषद हुआ करती थी। परिषद के जो सदस्य होते थे, काउंसिल के जो मेंबर होते थे, वो रूलर यानी कि किंग को सपोर्ट करते थे प्रशासन चलाने में। लेकिन एक ग्रंथ में इस बात की भी चर्चा है कि जैसे केंद्र में, सेंटर में काउंसिल होती थी, उसी प्रकार प्रांत यानी कि स्टेट में भी एक काउंसिल होती थी। तो वो कौन सा ग्रंथ है जो ये बताता है कि केंद्र की तरह प्रांतों के जो आर्य पुत्र होते थे, कुमार होते थे, उनकी भी एक परिषद होती थी जो कि उनको प्रशासन चलाने में सहयोग करती थी। तो आपके सामने ऑप्शन है महावस्तु, दीपवंश, दिव्यावदान, महावंश। चार ऑप्शन है, महावस्तु, दीपवंश, दिव्यावदान, महावंश। और चारों ग्रंथों की सबसे खास बात, चारों के चारों जो है आपका इसमें महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। लेकिन हमें उत्तर देखना है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसने बताया था कि हर प्रांत की अपनी एक परिषद होती थी। तो बच्चों उत्तर है दिव्यावदान। दिव्यावदान वो ग्रंथ है, वो बहुत धार्मिक ग्रंथ है जिसमें बताया गया था कि हर प्रांत की एक अपनी परिषद होती थी, अपनी एक काउंसिल होती थी। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, दिव्यावदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विषय में कानून व्यवस्था का निरीक्षक था? यानी कि वो कौन सा अधिकारी था जो कि प्रशासन की एक इकाई थी विषय, उसके कानून व्यवस्था का निरीक्षक था। विषय किसको कहते थे बच्चों? विषय कहते थे जिला को, डिस्ट्रिक्ट को। और इसको क्या कहते थे? और इसको आहार भी कहा जाता था। यानी कि आपको बताना है विषय जिले का वो कौन सा अधिकारी होता था जिसका काम था कानून व्यवस्था को संभाल के रखना। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त, पन्याध्यक्ष। तो बच्चों इसका उत्तर है आपका प्रादेशिक। प्रादेशिक वो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रादेशिक विषय का वो प्रमुख होता था, अधिकारी होता था, जिसका काम था अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बना के रखना। कानून व्यवस्था के साथ साथ इसका काम राजस्व को एकत्रित कराना भी था। और राजस्व को एकत्रित करने में बच्चों किसका सपोर्ट मिलता था? रज्जुक का। रज्जुक सहयोग करता था प्रादेशिक का अपने क्षेत्र में राजस्व को एकत्रित करने का। लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? कानून, लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन करता था, कौन मेंटेन करता था? प्रादेशिक। प्रादेशिक किसका अधिकारी था, कहाँ का अधिकारी था?
विषय, विषय यानी कि जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थानीय स्तर पर जनगणना का कार्य करता था? यानी कि मौर्य काल में, अब देखिएगा सेंसस यानी कि जनगणना मौर्य काल में भी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी कहा था कि जनगणना करना जरूरी। क्यों? क्योंकि इसी से राजस्व का पता चलेगा, इसी से विदेशियों की संख्या पता चलेगी कि कौन हमारे यहाँ का है, कौन बाहर से आकर के रहने लगा है। लेकिन मेन मोटिव होता था राजस्व। ठीक है, तो वो कौन सा अधिकारी है जिसका काम था सेंसस यानी कि जनगणना करना? देखिए ऑप्शन है गोप, स्थानिक, रज्जुक और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है बच्चों गोप। गोप कौन होता था? गोप क्या है, 4-5 गांवों के समूह का जो प्रमुख होता था उसको गोप कहते थे, और इसका प्रमुख काम था जनगणना करना। जनगणना में जो प्रजा होती थी उसकी जनगणना के साथ साथ ये पशुओं की जनगणना भी करता था। ठीक है, और राजस्व वगैरह में भी सहयोग करता था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मैगस्थनीज के अनुसार अरिस्टोनोमोई कौन सा अधिकारी था? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकारी है जिसको मैगस्थनीज ने क्या कहा है? अरिस्टोनोमोई। और ये जो अरिस्टोनोमोई होता था ये क्या करता था? मौर्यकालीन प्रशासन में नगर की 6 समितियों के माध्यम से प्रशासन को चलाता था। मौर्यकालीन प्रशासन में नगर को संभालने के लिए कुल मिलाकर के 6 समितियों की बात की है, और अरिस्टोनोमोई इन 6 समितियों के माध्यम से क्या चलाता था? प्रशासन, जिसमें उद्योग से संबंधित है, जनगणना से संबंधित है, विदेशियों से संबंधित है। ठीक है, तो कई सारे काम होते थे और प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य होता था, और कुल मिलाकर कितनी समिति होती थी? 6 समितियां होती थी। तो हमें अभी उत्तर देना है किसका? हमें उत्तर देना है अरिस्टोनोमी नामक अधिकारी कौन सा था। तो आपके सामने ऑप्शन है नगर कमिश्नर, व्यापारी अधिकारी, विदेशी राजदूत, सैनिक अधिकारी। तो बच्चों आपका ऑप्शन है नगर कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो नगर कमिश्नर होते हैं, वर्तमान में ये जो नगर कमिश्नर है, नगर कमिश्नर की तुलना मैगस्थनीज ने किसके साथ की है? मैगस्थनीज ने अरिस्टोनोमोई, यानी कि मैगस्थनीज ने नगर कमिश्नर को अरिस्टोनोमोई के नाम से संबोधित किया है, और वो कहता था कि अरिस्टोनोमोई अपनी 6 समितियों के माध्यम से नगर के प्रशासन को संभालता था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है नगर कमिश्नर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संस्था किससे संबंधित थी? निम्नलिखित में से संस्था किससे संबंधित थे? ए राजस्व से, बी न्याय से, सी गुप्तचर से, डी व्यापार से। ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन की एक सबसे प्रमुख विशेषता जिसके ऊपर कौटिल्य ने भी सर्वाधिक जोर दिया था वो थी गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने भी कहा है, और ये माना भी जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासन को चलाने में सबसे बड़ा योगदान रहता था गुप्तचर व्यवस्था का। विद्रोह को जानने का तरीका, पड़ोसी शत्रु राज्यों पर जानने का तरीका, जितनी भी जानकारी होती थी वो इस गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से राजा के पास पहुंचती थी। तो ये संस्था कौन थे? गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक होते थे संस्था, एक होता था संचार। मुख्यतः 2 ये थे। संस्था भी एक प्रकार के गुप्तचर होते थे जो कि एक ही जगह रहकर काम करते थे, संस्था में
संगठित होकर काम करते थे। यानी कि संस्था कैसे संबंधित हो गई? गुप्तचर व्यवस्था से। गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर संस्था को कहते थे, संस्था को गुप्तचर कहते थे। संचार वो गुप्तचर होते थे जो कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहते थे। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा प्रश्न था संस्था किससे संबंधित है? तो संस्था गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। और मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक होते थे संस्था, दूसरे होते थे संचार। संस्था मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए जानकारी एकत्रित करने वाले। तो यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, गुप्तचर व्यवस्था। तो बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।